प्यारे बच्चों, वन शॉट सीरीज में आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर चल रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बातों में फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास में लिमिटेड है और काम है ज़्यादा। सो लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, दैट इज डिफाइंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम चार्ज। ठीक है। तो अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो मान लीजिए दो चार्जेस है मेरे पास में, एक कैपिटल क्यू एक स्मॉल क्यू, और इनको हमने आर डिस्टेंस की दूरी पर प्लेस कर दिया, राइट। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड कितनी होगी? अगर हम इस स्मॉल क्यू पर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो दैट विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब अगर इस क्यू पर मैंने फोर्स को कैलकुलेट कर लिया, क्यू पर फोर्स कितनी है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो अगर क्यू की जगह 1 कूलम चार्ज होता, क्यू की जगह 1 कूलम चार्ज होता, तो उस पर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस हो रही होती वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, क्यू चार्ज पर कितनी फोर्स है सर? इतनी। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज मतलब क्यू से डिवाइड कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा आपके पास में? के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास में आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां पर ये जो क्यू है आपका, ये 1 है, बेसिकली फोर्स ही तो है बेसिकली। तो Q1 कितना है? Q2 कितना है? 1। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है सर। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन किधर? फिर अलोंग द फोर्स, जिधर फोर्स एक्सपीरियंस होती उसी डायरेक्शन में आपका क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पॉजिटिव चार्ज से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और नेगेटिव चार्ज की तरफ यानी कि टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज इसकी डायरेक्शन हम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमने क्या सीधी सी बात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स लगभग सेम है। बस हमें क्या कर देना है, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहां पर 1 कूलम चार्ज एज्यूम करके फोर्स फाइंड आउट कर दो। बस 1 कूलम का चार्ज एज्यूम करके फोर्स कैलकुलेट कर दो। बाकी सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको रिपीट कर देना है, जितना हमने फोर्स में किए थे। मैं कुछ कराऊंगा अभी यहाँ पर बेसिकली। तो बाकी सारे न्यूमेरिकल रिपीट कर देने हैं। ठीक, Q2 की जगह कितना रख देना है? 1 कूलम। तो देखो, ये मैंने लिख दिया है यहाँ, ये नोट्स के फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट जस्ट फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब 1 कूलम चार्ज मान के उस पॉइंट पर क्या कैलकुलेट कर दीजिए आप? फोर्स कैलकुलेट कर देंगे अगर, तो हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स और फील्ड ऑलमोस्ट सेम है, बस किस पर फोर्स फाइंड कर रहे हैं? 1 कूलम चार्ज पर। तो वो क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सेम है, जैसे कि हमने फोर्स में करे थे। ठीक, तो देख लेते हैं एक एग्जांपल। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स ए ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ एल। एल लेंथ की साइड का ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे पास में, तो इक्विलेटरल है, तो ये एंगल 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा, और ये एंगल भी कितना? 60 डिग्री होगा। ठीक, अब यहां पर चार्ज है मेरे पास में प्लस क्यू, यहां पर चार्ज कितना है? प्लस क्यू। यहां पर आपको फाइंड करना है इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। तो अभी मैंने फोर्स के क्वेश्चंस आपको कराए थे। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या बताया कि यहां पर मैं जस्ट फोर्स कैलकुलेट कर दूं, क्या एज्यूम करके? 1 कूलम चार्ज एज्यूम करके इस पॉइंट पर क्या फाइंड कर दूं? फोर्स फाइंड कर दूं। तो फोर्स ही क्या बन जाएगा आपका? फील्ड बन जाएगा। सिंपल एकदम। तो 1 कूलम चार्ज बेसिकली +1 कूलम चार्ज, इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा सर? इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा होगा, और वो कितनी फोर्स? और वही फोर्स कहलाएगी आपकी 1 कूलम पर लगने वाली फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E1 कह देते हैं इसको। कितना आएगा सर? ये के क्यू बाई एल स्क्वायर। कोई डाउट? सिमिलरली ये आएगा पॉजिटिव चार्ज से अवे, पॉजिटिव चार्ज से अवे, क्योंकि +1 जो कूलम चार्ज है आपका, ये रिपल्शन फील कर रहा होगा। सिमिलरली ये +1 कूलम चार्ज इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर रिपल्शन फील कर रहा होगा।
तो ये चार्ज और साथ में ये चार्ज और ये चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, और सेपरेशन बिटवीन देम इज ऑल्सो सेम। तो इतना अगर मैंने E1 माना तो इधर भी कितना आएगा आपके पास में, E1 ही मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा। तो E1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी है। अब हम ध्यान से देखें अगर कि पॉइंट सर, पॉइंट ए पर ये आपका E1 है और ये आपका E2 है, ये आपका क्या है सर, E2। और साथ में ये जो एंगल आपका अभी था थोड़ी देर पहले ही कितना है, 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना सर, 60 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो E1 और दूसरा E2 भी कितना है, E1 के बराबर ही मैग्नीट्यूड है। बोथ आर एक्टिंग एट 60 डिग्री। तो ई नेट की वैल्यू मैंने डायरेक्टली आपको बताया हुआ है कि 60 डिग्री पर इक्वल वेक्टर्स अगर आपको एक्ट करते हुए दिखाई दें तो √3 टाइम्स ऑफ एनी वन आपको रिजल्टेंट ऑब्टेन हो जाएगा। तो ई नेट आपके पास में आ गया √3 टाइम्स ऑफ E1। तो आप इसको लिख सकते हैं √3 टाइम्स E1 की वैल्यू बोलो बेटा, KQ/L²। ये आपका आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसे न्यूमेरिकल्स हमने फोर्स में करे हैं, बिल्कुल सिमिलर वे में, सिमिलर मेथड हमारा फील्ड के कैलकुलेशंस में यूज कर लेना। बस क्या करना है, इस पॉइंट पर अगर आपको फील्ड फाइंड करना है तो यहां पर क्या एज्यूम कर लेंगे हम, 1 कूलम चार्ज। ओके, सेम यही क्वेश्चन अगर हमने फोर्स में अगर हम कर रहे थे तो यहाँ पर प्लस क्यू था। अब यहाँ पर आपको E की वैल्यू फाइंड करनी है एट पॉइंट ए, E फाइंड करना है। तो मैं क्या करूं, यहाँ पर +1 कूलम चार्ज एज्यूम कर लूं, लेट कर लूं, और यहाँ पर क्या फाइंड कर लूं, नेट फोर्स फाइंड कर लूं। तो नेट फोर्स ही क्या होगा फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर। क्या होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बहुत आसान मेथड है, जैसा हमने फोर्स में किया था सिमिलर ऐसे ही कर लेते हैं फटाफट इसको। तो ये जो पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, इस +1 चार्ज पर रिपल्शन लगा रहा होगा, इधर ये रिपल्शन फील कर रहा होगा ये वाला चार्ज, इसकी वजह से रिपल्शन इधर आ रहा होगा सर। और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो इन दोनों का इसकी वजह से और इसकी वजह से जो नेट फोर्स आया, इसकी वजह से और इसकी वजह से जो नेट फोर्स आएगा वो 90 डिग्री पर है, देखो। तो √2 टाइम्स ऑफ E1 लिख देते हैं, कोई डाउट तो नहीं। तो √2 टाइम्स हो गया, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर एक्टिंग है तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 45 डिग्री पर, और √2 टाइम्स ऑफ एनी वन होगा। ये कल हमने बहुत अच्छी तरीके से वेक्टर के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो √2 टाइम्स ऑफ E1 आया, किसकी वजह से, इसकी और इसकी वजह से। अभी साहब ये और बचे हुए हैं, अगर ये L है तो ये भी L, ये भी L और ये भी L। तो इसमें PT अप्लाई करिए, PT। तो ये आएगा बेटा आपके पास में √2 टाइम्स ऑफ L। ये डायगोनल की जो लेंथ आएगी √2 टाइम्स ऑफ L आएगी, ठीक। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगा, यानी कि 1 कूलम पर फोर्स निकालूं तो वही फील्ड आएगा। तो वो मैं मान लेता हूं E2 कितना होगा सर, वो KQ डिस्टेंस का स्क्वायर, तो √2L का स्क्वायर। तो सर ये आ गया आपके पास में KQ/2L²। ये आया E2। इसकी डायरेक्शन बोलो, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस 1+1 कूलम चार्ज पर ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो ये √2 टाइम्स ऑफ E1 और ये आपका E2 दोनों पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। और जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो नेट आपको अगर फील्ड फाइंड करना है तो डायरेक्टली हमें क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। ये कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो ये E2 प्लस √2 टाइम्स ऑफ E1, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे हमने बात करी कि जैसे न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे फोर्स में, है ना, लास्ट वीडियो में अगर हम बात करें तो जैसे न्यूमेरिकल फोर्स में करे थे, बिल्कुल सेम पैटर्न पर फील्ड वाले न्यूमेरिकल्स आपको करने होंगे। बस क्या कर लेना है, एक छोटा सा एजम्पशन कि क्यू की जगह आप क्या एज्यूम करके फाइंड करनी है, फोर्स 1 कूलम चार्ज एज्यूम करके फोर्स कैलकुलेट करनी है, वही आपका क्या आएगा, फील्ड आएगा। सिंपल एकदम, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आपको फील्ड की ये हाइपोथेसिस बता दी है। फिर थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, नीट वगैरह में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो कल मैंने बताया था कि अगर इस तरह से आपको सीरीज मिलती है A × AR × AR² एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो इसका जो सम आता है बेटा वो आता है A/1 - R करके, A/1 - R। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और आर क्या है, बार बार जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, है ना, उसको बोलते हैं क्या, कॉमन रेशियो बोलते हैं, राइट। तो अगर मैं इस पॉइंट P पर फील्ड फाइंड करना चाहूं, कल हमने फोर्स फाइंड करी थी,
है ना। फोर्स वाले लेक्चर में अगर हम बात करें तो मैंने क्या फाइंड करी थी, फोर्स। तो अभी यहां पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो इसकी वजह से मेरे को फोर्स निकालनी थी, तो चार्ज क्यों था वहां पर, याद करिए। और अभी मेरे को फाइंड करना है फील्ड, तो मैं क्या कर लूं, यहाँ पर एज्यूम कर लूं 1 कूलम चार्ज। और वही क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर आपका देखो रिपीट हो जाएगा, ठीक। तो इस 1 कूलम चार्ज पर ये वाला जो चार्ज है रिपल्शन, इसकी वजह से भी रिपल्शन, इसकी वजह से भी रिपल्शन, सारे के सारे चार्जेस क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, ठीक। तो नेट फोर्स में डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं सर, कितनी, के, है ना, इनटू नेट फोर्स पर यूनिट चार्ज की बात करें तो ये क्या आ जाएगा आपको बेटा, ई नेट आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के इंटू क्यू, इसकी वजह से बोलो अपॉन 1 स्क्वायर, प्लस इसकी वजह से के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, अब हो गया है यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 2, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस इसकी वजह से बोलो तो ये डिस्टेंस हो गया कितना, 4, तो के क्यू बाई 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखो, यहां से आपको कॉमन आ जाएगा बेटा, के क्यू कॉमन आ गया, तो 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4, वही चीज आ गई थी 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये जीपी बन गया आपका, ये क्या बन गया, जीपी, जिसकी फर्स्ट टर्म है कितनी, ए इज इक्वल टू 1 है, और बार बार किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ध्यान से, 1/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार। इस टर्म में किससे मल्टीप्लाई करी, 1/4 से, तो ये मिला। इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर 1/4 का स्क्वायर मिलेगा, तो कॉमन रेशियो कितना आ गया, 1/4। तो आपका ई नेट आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा कितना, ए अपॉन यानी कि 1/, है ना, 1/, 1 - 1 - आर, आर कितना बेटा, 1/4, आर कितना 1/4। तो आंसर कितना आ गया, 1/, ये 3 बच गया नीचे और 4 आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक। और ये आ गया आपका के इंटू क्यू, तो 4 k³/3, 4 k³/3, ये आपका आ गया आंसर। अच्छा, इसमें और अगर स्टैंडर्ड देखें तो अगर ऑल्टरनेट प्लस और माइनस, अल्टरनेट अगर हम क्या कर दें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाएं अप टू इन्फिनिटी, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हमें ऑब्टेन होगा। तो इसमें देखो ध्यान से, ई नेट, इसकी वजह से बोलो सर के क्यू कितने डिस्टेंस दूर पर, 1 पर, तो अपॉन 1 का स्क्वायर, प्लस इसकी वजह से बोलो सर के इंटू क्यू कितने डिस्टेंस सर 2, तो अपॉन 2 का स्क्वायर, प्लस के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस बोलो बेटा कितनी, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक। लेकिन इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो आएगा अवे फ्रॉम पॉइंट पी, इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और इसकी वजह से कैसा आएगा सर, इधर आएगा। तो क्योंकि ये वेक्टर है तो डायरेक्शंस हमें डायरेक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो अगर एक फोर्स इधर है 10 न्यूटन की और इधर है कितनी, मान लीजिए 5 न्यूटन की, तो नेट फोर्स कितनी आपको मैंने पढ़ाई थी, तो नेट आपके पास में आई थी 10 - 5, तो हमें डिफरेंस करना होगा, है ना, यानी कि 180 डिग्री पर अगर वेक्टर है तो डायरेक्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अगर ऑल्टरनेट आपके पास में प्लस और माइनस चार्जेस हैं तो इसकी डायरेक्शन इधर और इस वाले से डायरेक्शन इधर, तो ये वाली जो डायरेक्शन है हो जाएगी नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड फिर आपके पास में नेगेटिव एंड सो ऑन। तो ध्यान से देखो यहां पर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है 1, अगर मैं इसको ध्यान से लिखने की कोशिश करूं तो के क्यू को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 1 -1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे मैं सीरीज बना सकता हूं अप टू इन्फिनिटी। तो ध्यान से अगर मैं देखूं यहां पर तो ये तो 1 है, और बार बार किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, -1/2 स्क्वायर से, मतलब 1/-1/4 से। सो ई नेट इस वाले केस में कितना हो जाएगा, ए अपॉन 1 + r हो जाएगा, 1 + r हो जाता है। ये पता होना चाहिए हमें, जीपी का जो सम होता है वो पता होना चाहिए कि ए अपॉन 1 - r, जब आपका क्या हो, r पॉजिटिव और r नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा ये, ए अपॉन 1 + r, तो कितना हो गया ये, ए अपॉन 1 + r हो गया 1/4, है ना। ए की जगह कितना रख देते हैं, 1 रख देते हैं, ये आ गया। तो इट विल बिकम बेसिकली 4 + 1 5, 4/5 के क्यू, के क्यू, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हम चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल ये हो गया बहुत अच्छे से आपका, एक हो गया आपका ऑल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा फास्ट चलते हैं इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, रिंग की वजह से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका ग्राफ भी पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ये मेरे पास में कोई रिंग है, इस तरह से अगर हम इसको देखना चाहें तो आपको रिंग कुछ ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, फ्रंट व्यू अगर हम देखें तो ये रिंग आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रही होगी, ये रेडियस आपकी आर, ये रेडियस कैसे कितनी है आपकी, रेडियस आर है। तो आर रेडियस की रिंग को मैं ऐसे कर देता हूं। ठीक, इस आर रेडियस की रिंग को मैंने ऐसे कर दिया, और इससे एक्स डिस्टेंस की दूरी पर, एक्स डिस्टेंस की दूरी पर पॉइंट पी मेरे को दिखाई दे रहा है। ये यहां पर मेरे को ई की वैल्यू बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये मेरे को बताना है। ठीक, तो यहां से एक्स डिस्टेंस दूर, आर रेडियस, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहां पर हम छोटा सा चार्ज का एलिमेंट मानते हैं, छोटा सा एक एलिमेंट मानते हैं जिस पर छोटा सा चार्ज कितना है, dq। इस dq को देखो, मैंने ये कहा था कि केवल पॉइंट चार्ज के केस में हम लोग कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो वी कैन नॉट अप्लाई कूलम्स लॉ। तो हम क्या मान लेते हैं इसमें कि छोटा सा एलिमेंट ये पॉइंट चार्ज की तरह है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट P पर छोटा सा फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। छोटा सा फील्ड फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद में हम उसको इंटीग्रेशन करने के बाद में कंप्लीट नेट फील्ड फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो छोटे से dq की वजह से यहां पर मैं क्या फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, छोटा सा फील्ड। तो मैंने लिखा कि छोटा सा जो फील्ड होगा, मैंने लिखा वो de। तो सर कितना होगा वो de, के चार्ज बोलो सर, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, मतलब बीच का डिस्टेंस कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा अंडर रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। ये आ गया आपका छोटा सा फील्ड। अब ध्यान से देखो, ये जो फील्ड है इसकी डायरेक्शन ये होगी अवे फ्रॉम द डी क्यू। अच्छा, हमने कहा है कि जो एंगल है ये एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये भी सिर्फ थीटा। तो इस डी डीई का थीटा की तरफ कंपोनेंट कितना आ गया, डीई कोस थीटा। और डीई का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट आपका आ जाएगा डीई साइन थीटा। अगर ऐसा ही मैं सिमिलर कंपोनेंट इधर मानूं, सिमिलर एलिमेंट यहां पर मानूं, तो इसका डीई ऐसे जाएगा, जिसका कोस कंपोनेंट इधर और साइन कंपोनेंट इधर। तो ध्यान से देखो कि ये साइन कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारे के सारे साइन कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेंगे तो आपके पास में क्या, डीई कोस थीटा कंपोनेंट्स बचेंगे। ठीक है, बहुत सारे डी कोस थीटा वाले कंपोनेंट्स बचेंगे। तो देयर फोर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट पी पर मेरे को कैलकुलेट करनी है, मान लीजिए, तो क्या कर दूं मैं, इन सारे डी कोस थीटा एलिमेंट्स का इंटीग्रेशन। तो बेटा डीई की वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट करी उसको यहां पर पुटअप कर लो। ठीक, और कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा वैल्यू कितनी होगी, बेस, यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया आपके पास में x डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रख दिया। तो के क्यू एक्स ये सारे कांस्टेंट है, इनको बाहर ले आइए, ये के क्यू एक्स सारे कांस्टेंट है अपॉन ये सारी चीजें कांस्टेंट है आपके पास में। तो बचेगा इंटीग्रेशन केवल डी क्यू का, और डी क्यू का इंटीग्रेशन बढ़ते बढ़ते आप देखोगे तो कंप्लीट चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डी क्यू को हम लिख सकते हैं क्यू। तो के क्यू और इसकी वैल्यू हो गया एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 यहां पर है और हाफ यहां पर है, तो पावर हो गई 3/2। तो एक रिंग की वजह से एक्स डिस्टेंस दूर, सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूरी पर अगर हम फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। फोर्स की बात करें, मान लीजिए यहां पर क्यू नोट है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, इनटू क्यू नोट। देखो ध्यान से, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और बेटा फोर्स कैलकुलेट करनी है तो फोर्स इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई से। अगर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाए तो जितने चार्ज पर आपको फोर्स चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको फोर्स ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपॉर्टेंस है। तो फोर्स, हर एक चार्ज पर फोर्स ना निकालते हुए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाए, 4 कूलम पे कितना फोर्स होगा वो बता सकते हैं क्यूई से।
10 कूलम पे कितनी फोर्स होगी वो बता सकते हैं क्यूई से, राइट। तो ये इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। आप ये सोच रहे होगे कि जब दोनों सिमिलर हैं तो फिर क्या नीड है इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने की, तो बेटा ये नीड है। अलग अलग चार्जेस पे बार बार अलग अलग फोर्स फाइंड करने की नीड नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से किसी भी चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो फोर्स का यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन अपॉन पर यूनिट चार्ज है ना, चार्ज का कितना कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में देखो, अगर हम इस x को कम करते 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 यहां सेंटर पर आ जाएं तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0। तो हम आ जाएंगे कहां, सेंटर पर, सेंटर ओ ऑफ द रिंग। तो रिंग के सेंटर पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू क्या रखते हैं बेटा, हम 0 पुट कर दें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो x को जैसे ही हम 0 पुट करेंगे यहां पर, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आई। तो अगर कंप्लीट रिंग है, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज है, तो उसके सेंटर पर अगर हम फील्ड की वैल्यू पूछें आपसे तो कितना बताओगे, 0 सर, कितना बताओगे, 0। क्लियर। अब दूसरी बात, अगर हम यहां से x को बढ़ाते 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 बहुत ज्यादा दूर चले जाएं, बहुत ज्यादा दूरी पर चले जाएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें तब फाइंड आउट करना है जब x की वैल्यू वेरी वेरी लार्जर देन रेडियस हो जाए। तो जब हम बहुत दूरी से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि जो रिंग है बहुत छोटी सी है, पॉइंट चार्ज की तरह लगने लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मुलेशन आएगा वो ऐसा ही आएगा जैसे कि पॉइंट चार्ज। ठीक, देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं एक्स को बहुत ज्यादा लार्जर देन आर पुट करूं, तो हम एक काम कर सकते हैं कि आर जो है बहुत नेग्लिजिबल छोटा होगा, तो आर स्क्वायर को तो हम नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर को क्या कर दें, हम नेग्लेक्ट कर दें। तो इसमें आर स्क्वायर को कर दीजिए आप नेग्लेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास में आएगी बेटा के क्यू इंटू एक्स अपॉन, आर को नेग्लेक्ट करो मतलब 0 पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो पावर स्क्वायर से ये 1/2 कैंसिल आउट होगी, एक्स क्यूब बचेगा नीचे। नीचे कितना बचा, एक्स क्यूब। तो ये आंसर आ गया आपके पास में के इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था कि जैसा फील्ड का पैटर्न पॉइंट चार्ज से आता है, सेम वही पैटर्न है कि नहीं, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर हम आर को बहुत ज्यादा बड़ा रख दें, किससे, एक्स से, है ना, यानी कि एक्स, ये आर काफी ज्यादा बड़ा है, एक्स आपका कम करते करते बहुत कम है, एक्स की वैल्यू बहुत कम है, तो उस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो इस वाले केस में देखो, आर जब बहुत ज्यादा बड़ा है एक्स के कंपेयर में, तो एक्स स्क्वायर को आप क्या कर दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए, यानी कि 0 पुट कर दीजिए। तो जैसे आप इसको 0 पुट करोगे, किसको, एक्स स्क्वायर को, तो देखो फील्ड की वैल्यू आपके पास में आएगी के क्यू, है ना, एक्स अपॉन, है ना, क्या क्या करना है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर को 0 पुट कर देना बेटा। तो ये आ जाएगा आपके पास में आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2। इज इट और नॉट। तो इस स्क्वायर से देखो ये 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आंसर आया आपके पास में के क्यू एक्स बाई आर क्यू। तो ध्यान से देखो, ये के क्यू बाई आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट है बेटा, ये तो क्या है, ये तो कांस्टेंट है टर्म। तो यहां पर आप देखो ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आया, ठीक है। इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आया, और इस वाले केस में क्या आया, 0 आया। ये तीन बातें हमें यहाँ पर रिंग के केस में पता चली कि जब आपका एक्स बहुत ज्यादा छोटा है आर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स। जब एक्स आपका बहुत ज्यादा लार्जर हो जाएगा रेडियस से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरी करेगा, चेंज होगा 1/x² के रेस्पेक्ट में, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ एक बार देख लेते हैं। जब एक्स आपका कम है, एक्स आपका कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है। ये मैक्सिमम होगा एट द वैल्यू आर इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू आर बाई रूट ऊपर। तो मैक्सिमम होने के बाद में आपका देखो, जब एक्स आपका ज्यादा बड़ा होगा किससे, रेडियस से, तो इट विल वेरी विद रेस्पेक्ट टू इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ द एक्स स्क्वायर, 1/x² के इनवर्स रेशियो में
ये फिर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है एकदम। तो ये आपको क्लियर हो गया। ग्राफ आपको किसका ग्राफ है, ग्राफ ऑफ ई वर्सेस एक्स फॉर द केस ऑफ रिंग, है ना। किसके केस में, रिंग के केस में ये ग्राफ आता है ना। सेंटर पर क्या, जीरो बेटा, सेंटर पर क्या, जीरो। अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। तो रिंग का ये ग्राफ बहुत अच्छी तरह से आपको आना चाहिए, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग। हाफ रिंग का हालांकि आज तक डेरिवेशन आया नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए, हो सकता आ जाए। तो हाफ रिंग, अगर ये कंप्लीट रिंग होता, अगर ये कंप्लीट रिंग होता तो सेंटर पर कितना फील्ड आ रहा होता, सर जीरो आ रहा होता, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जीरो आ रहा होता। लेकिन अभी हमने हाफ रिंग को रिमूव कर दिया और इसको क्या कर दिया मैंने, यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया विद चार्ज डेंसिटी लेमडा, है ना। यानी कि यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो कितना है, लेमडा है, ठीक है। क्यू बाई एल कितना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है आपका, लेमडा, ठीक। तो सर इसमें एक मेथड हम यूज करते हैं, वो मेथड क्या है कि थीटा एंगल, यहां से थीटा एंगल पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं डी थीटा। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा दिखाया है, हालांकि इतना बड़ा नहीं होगा ये, क्योंकि फिर दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने बहुत छोटा सा एलिमेंट को थोड़ा बड़ा करके दिखाया। तो थीटा एंगल दूर जाकर के हम छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं डी थीटा। तो ध्यान से देखो एक बात, अगर ये रेडियस है, ये आर्क लेंथ एल है और ये थीटा, तो क्या रिलेशन होता है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो एल की वैल्यू बेटा आर थीटा हो जाती है। एल की, इस आर्क की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, आर इंटू थीटा। तो यहां पर अगर मैं इस एल की वैल्यू फाइंड करने की बात करूं, तो आर कितना है आपके पास में, मेरा आर कैपिटल आर है ना, इंटू थीटा कितना है, डी थीटा। तो इस छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ है, वो लेंथ आ गई मेरे पास में बेटा कितनी, आर डी थीटा। अब इस पर मैंने कहा कि इस पर जो छोटा सा चार्ज है वो डीक्यू है, वो छोटा सा चार्ज क्या है, डीक्यू। अब देखो, एक यूनिट लेंथ पर, एक यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लेमडा। तो सर इस डीएल लेंथ पर, इस छोटी सी लेंथ डीएल पर जो चार्ज में फाइंड करने की कोशिश करूं, तो वो क्या हो जाएगा, इंटू आर डी थीटा, लेमडा इंटू आर डी थीटा। भाई यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लेमडा। दो पर कितना, टू लेमडा। थ्री पर कितना, थ्री लेमडा। तो डीएल पर कितना, या आर डी थीटा पर कितना, लेमडा इंटू आर डी थीटा। ये छोटा सा चार्ज आ गया। और हाँ, इस छोटे से चार्ज को मैं, इतना छोटा है ये कि इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह एज्यूम कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ओ पर, इस पॉइंट ओ पर मेरे को इस छोटे से चार्ज की वजह से, छोटे से चार्ज डीक्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सर आपने कहा कि वो हो गया आपका डीई, ठीक है सर, ये हो गया डीई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करें, तो सर यहां पर +1 कूलम आप एज्यूम कर लो और इस पे फोर्स निकाल दो, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फील्ड आया छोटा सा डीई, क्या होगा, के इंटू छोटा सा चार्ज अपॉन डिस्टेंस कितना है सर, आर, तो आर स्क्वायर। तो के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो के इंटू डी क्यू की वैल्यू बेटा ये रही, लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से आपका एक आर कैंसिल आउट हो गया। तो छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास में आ गई, के लेमडा डी थीटा बाई आर। यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक तो आसान है एकदम, ठीक। अब मैंने कहा कि ये एंगल कितना है बेटा, थीटा। तो सर ये एंगल भी कितना हो गया सर, थीटा। तो इस डीई का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डीई कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा डीई साइन थीटा। क्या एक एलिमेंट इधर है, क्या ऐसा हम सिमेट्रिकल इधर मान सकते हैं, जिसकी वजह से एक छोटा सा एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा इधर आएगा, जिसका कोस कंपोनेंट इधर आएगा, जिसका साइन कंपोनेंट इधर आएगा। तो हम ध्यान से अगर देखें, तो डीई के सारे कोस कंपोनेंट्स, कोस थीटा कंपोनेंट्स, डीई के सारे कोस थीटा कंपोनेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, विल गेट कैंसिल आउट। तो बचेंगे क्या, डीई साइन थीटा के, डीई के साइन थीटा कंपोनेंट, है ना, डीई के साइन कंपोनेंट्स बचेंगे केवल। तो कुछ किताबों में आप देखोगे कि इसको 2 डीई साइन थीटा लिख दिया। तो मेरे भाई, 2 लिखने का कोई पर्पज नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। क्यों, क्योंकि एक या दो ही तो थोड़ी ना एलिमेंट्स होंगे, इन्फिनाइट एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे, इन्फिनाइट एलिमेंट्स होंगे।
तो 2 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस अगर आप दो एलिमेंट लेकर चलते हो तो 0 से 90 तक आपको करना पड़ेगा। समझना मेरी बात। अगर आप दो एलिमेंट लेकर चल रहे हो तो ये इधर से चलेगा, ये इधर से चलेगा, तो नेट 90 डिग्री चलाने में कंप्लीट आपका ये रिंग कवर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक एलिमेंट को लेकर चलूं, ठीक, एक एलिमेंट को लेकर चलूं तो 0 से 180 तक चलना पड़ेगा। ठीक, तो मैं 2 ना लेकर के एक एलिमेंट को लेकर चल रहा हूं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए सर। ठीक है, रटने से कोई बेनिफिट नहीं है, आपको ये कैलकुलेशन अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो कंप्लीट मेरे को सर फाइंड करना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो कितना होगा वो डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन। डी साइन थीटा का क्या इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरी रिंग की वजह से कितना फील्ड इस सेंटर पर आएगा वो ऑब्टेन हो जाएगा। सिंपल एकदम। तो डी की वैल्यू बेटा कितनी है सर, ये रखी के इंटू लेमडा इंटू डी थीटा अपॉन आर इंटू कितना बेटा, ये साइन थीटा इंटू कितना साइन थीटा, इसका इंटीग्रेशन मतलब। अब ध्यान से देखो, के कांस्टेंट है बाहर निकालो, लेमडा कांस्टेंट है बाहर अपॉन आर कांस्टेंट है बाहर, तो बचा इंटीग्रेशन किसका, केवल साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, साइन थीटा डी थीटा कहां से कहां, 0 से लेकर 180 यानी कि पाई तक कर लो। 0 से लेकर 180 क्योंकि मैंने एक एलिमेंट लिया है। ठीक, तो बेटा इसका आएगा के लेमडा बाई आर और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस थीटा और फ्रॉम 0 से लेकर पाई तक, पाई मतलब 180। तो कोस पाई की वैल्यू बोलो बेटा कितनी होगी, तो प्यारे बच्चों कोस पाई की वैल्यू होती है -1। ठीक है, और ये माइनस ये वाला देखो आसान करने के लिए बाहर निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, इसको बाहर निकाल लो, तो कोस पाई -1 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करो, कोस 0 1। अरे नहीं भाई, ये बात किस किस को क्लियर नहीं हुई, ध्यान से देखो, ये माइनस मैंने बाहर लिखा, कोस में पहले अपर लिमिट पुट करी, कोस पाई -1 होता है लिखा, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो माइनस मैंने ये लिखा, माइनस लोअर लिमिट में पुट करूंगा कोस 0, तो कोस 0 होता है 1, तो -1 -1 -2 और माइनस बाहर लगा है, तो ये आएगा आपके पास में 2 के लेमडा बाई आर। इसको इन टर्म्स ऑफ लेमडा याद रखें तो बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो बेनिफिटेड रहेगा, कोई दिक्कत इसमें। तो 2 के लेमडा बाई आर, इस चीज को आप ध्यान से रखें, याद रखें, 2 के लेमडा बाई आर, 2 के लेमडा बाई आर ड्यू टू दी हाफ रिंग। हाफ रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सेंटर पर वो कितना आएगा बेटा, 2 के लेमडा बाई आर, 2 के लेमडा बाई आर। ठीक, आगे चलो, आसान था एकदम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे को फाइंड करना है ड्यू टू एन आर्क, किसी आर्क की वजह से, है ना, सर्कल का एक पार्ट लिया उसको बोलते हैं आर्क, तो उस आर्क को यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया मैंने, ठीक है, विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा से, तो इसके सेंटर पर, इसके सेंटर ओ पर फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। तो कंप्लीट हाफ, हाफ रिंग की वजह से कितना होता है बेटा, 2 के लेमडा बाई आर होता है, इनटू कितने एंगल की आपको जरूरत है, कितने एंगल पे आपको आर्क अवेलेबल है सर, थीटा एंगल पर, तो इनटू कर देना है साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 आपको आंसर मिलता है। ठीक, चाहो तो आप करके देख लीजिए कि अगर मैं थीटा को कितना कर दूं, 180 कर दूं, ठीक, तो ये वाला जो थीटा बाई 2 होगा वो कितना होगा, 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ रिंग का आ जाना चाहिए, मतलब करेक्ट आना चाहिए, देख लेते हैं चेक करके। तो इंटू साइन थीटा बेटा कितना पूरा 180 बाई 2, तो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, तो आंसर कितना आ गया, 2 के लेमडा बाई आर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया, 2 के लेमडा बाई आर, करेक्ट है एकदम। अच्छा, या फिर अगर मैं चार्ज की टर्म्स में लिखना चाहूं तो देखो, इन टर्म्स ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, जैसा एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम लिखते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। तो इसमें आपको दो बार ये टर्म्स याद ना करनी पड़े, इसलिए मैंने आपको लैम्डा के टर्म्स में बहुत अच्छा सा कंसेप्ट समझा दिया है। ये 2 के लैम्डा बाई आर हाफ रिंग की वजह से, फुल रिंग की वजह से सर 0, हाफ रिंग की वजह से 2 के लैम्डा बाई आर, किसी आर्क की वजह से तो इंटू साइन थीटा बाई 2,
सेमी वर्टिकल एंगल थीटा बाई 2 लेते हैं। क्लियर? तो चलो एक क्वाड्रेंट का फाइंड आउट करके बताओ मेरे को जरा, कि अगर ये सर्कल का क्वाड्रेंट है बेटा, तो इसकी वजह से कितना फील्ड आएगा इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर कितना फील्ड आएगा, ये आ गया। तो ये क्वाड्रेंट है आपका, ये 90 होता है क्वाड्रेंट है, तो 4 पार्ट हमने कर लिए सर्कल के। इसको लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी से चार्ज कर दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज, इसको हमने कर दिया। तो इसके सेंटर पर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो, तो मैंने क्या बताया कि 2k लेमडा बाई आर। तो ये तो हाफ रिंग का हो गया, ये किसका हो गया बेटा, हाफ रिंग की वजह से। अब ये एंगल कितना है, थीटा 90 डिग्री, तो इनटू कर देना है साइन 90/2। अरे बात समझ में आई बेटा या नहीं, 90 डिग्री बाई 2, तो ये आ गया साइन 45। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो आंसर आ गया आपके पास में, √2 से ये कटेगा आपका √2 टाइम्स, तो √2k लेमडा बाई आर, √2k लेमडा बाई आर। क्लियर एकदम? अच्छा, अगर मैं इन प्लेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या पुट अप करूं, नेगेटिव चार्ज यहां पर पुट अप करूं, तो नेगेटिवली चार्ज इसको अगर मैं करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या स्ट्रेंथ तो रहेगी सेम, लेकिन डायरेक्शन विल गेट चेंज। डायरेक्शन किधर आ जाएगी बेटा, इधर। ठीक है, एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि सर इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कितना होगा और वाई कंपोनेंट कितना होगा। तो ये मैंने बोल दिया ई वाई कंपोनेंट और ये ई एक्स कंपोनेंट। तो ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है, सर ये तो √2k लेमडा बाई आर आ रही है, √2 से मल्टीप्लाइड है, ये जो रिजल्टेंट है ये √2 से मल्टीप्लाइड है। तो कब होता है ऐसा, कि जब दो इक्वल वेक्टर्स है ना, E और E 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हो, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है √2 टाइम्स ऑफ E आता है, और ये √2 टाइम्स ऑफ k लेमडा बाई आर है। कितना, √2 टाइम्स ऑफ k लेमडा बाई आर है। तो मीन्स 100% ये कितना होगा बेटा, k लेमडा बाई आर होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये होगा आपके पास में कितना, k लेमडा बाई आर होगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये नेगेटिव वाई में और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आपने बता दी। क्लियर एकदम, बहुत अच्छे से समझ में आया। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेंट का या किसी भी पर्टिकुलर आर्क का। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये एक आर्क है और ये आर्क आपके 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ सेंटर पर बेटा, सेंटर पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हाफ रिंग की वजह से बताओ सर, 2k लेमडा बाई आर होता है अगर इसकी रेडियस आर है, तो कितना एंगल है 30 डिग्री, तो कितना लेना है इसको, 60 ले लो, 60 ले लीजिए, आसान हो जाएगा थोड़ा सा, नहीं तो साइन 15 की वैल्यू आपको या तो गिवन होगी या आपको टेबल से देखनी पड़ेगी। तो 60, तो साइन θ/2, 60/2, तो ये आ गया साइन 30, इसकी वैल्यू आपको मालूम है, तो 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर इंटू साइन 30 की वैल्यू बोलो बेटा 1/2, तो आंसर कितना आ गया, k लेमडा बाई आर मेरा आंसर। ठीक, इस तरह से हम आर्क वगैरह के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है बेटा, क्या, डाइपोल। ठीक है, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल इज नथिंग बट द सिस्टम या कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी फाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस, है ना। तो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को अगर हम प्लेस कर दें एट स्मॉल डिस्टेंस पर, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। डाई मतलब दो, डाई का मतलब क्या, दो, पोल मतलब चार्ज। तो डाइपोल में दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। अगर मैं बोलूं कि एक 1 कूलम चार्ज है, दूसरा भी 1 कूलम चार्ज है, उसको बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस पर हम रख दें, तो क्या वो डाइपोल बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, कि चार्जेस इक्वल तो हैं बट ऑपोजिट पोलैरिटी के नहीं है, तो वो डाइपोल कंस्टिट्यूट नहीं करेगा। तो क्या करेगा फिर सर, माइनस क्यू होना चाहिए और इतना ही प्लस क्यू, एक जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आपको बहुत छोटे से डिस्टेंस पर रख देना है, तो आपको क्या बन जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम एल भी ले सकते हैं, और कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए
12 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 12। ठीक। तो एक इसमें छोटी सी टर्म डिफाइन होती है बेटा, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। किससे? पी से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड बाई आइदर चार्ज, आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो अगर आप एल लेते हो, तो पी आपका होगा आइदर चार्ज इनटू एल, ये आपका डाइपोल मोमेंट होगा। और अगर आप 12 लेते हो तो आइदर चार्ज इनटू 12, सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये आपका क्या आएगा? डाइपोल मोमेंट आएगा। क्लियर एकदम? तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी होनी चाहिए। डायरेक्शन किधर होगी सर? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ इसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। डायमेंशन भी पूछ ली जाती है कई बार 1 मार्क में। तो डायरेक्शन देखो, चार्ज का क्या होता है बेटा? देखो ऐसे करते हैं, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो करंट को हम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज में एज्यूम करते हैं, तो इसका होता है बेटा एम्पियर। इसका कितना होता है? टी, टाइम मतलब टी। ये आ गया आपके पास में क्यू का डायमेंशन, क्यू का डायमेंशन एटी। तो क्यू का डायमेंशन क्या आ गया बेटा? एटी। और ये क्या है सर? लेंथ है, तो एल। लेंथ का मतलब एल। ये आपकी डायमेंशन आ गई। ये क्या आ गया आपके पास में? डायमेंशन एल ए टी। एल ए टी डायमेंशन हो गई किसकी? डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट की। इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसमें एक बात और मैं बता दूं कि आइडियल डाइपोल के लिए, आइडियल डाइपोल के लिए, या यूं कहें कि शॉर्ट डाइपोल के लिए, किसके लिए? शॉर्ट डाइपोल के लिए। आइडियल डाइपोल या फिर शॉर्ट डाइपोल की अगर हम बात करें, तो उसके लिए जो सेपरेशन है, जो सेपरेशन है वो बहुत कम होता है। सेपरेशन अगर नेग्लिजिबल है तो उसको बोलते हैं हम आइडियल डाइपोल। उसको क्या बोलते हैं हम? आइडियल डाइपोल बोलते हैं। क्लियर हुई ये बात? ठीक, आगे चलते हैं अब। सर न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसमें कई बार न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, तो इसको मैंने इंक्लूड कर लिया है इन पीपीटीज में। तो फटाफट देखो, न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन डाइपोल मोमेंट, इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया। तो सर यहां पर आप देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, एक दूसरा चार्ज है प्लस क्यू। ठीक। और तीसरे कॉर्नर पर ये माइनस क्यू, -2 क्यू चार्ज रख दिया। साइड लेंथ कितनी है बेटा? एल है। तो इस सिस्टम का, इस सिस्टम का फाइंड करके बताना है मेरे को नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट मेरे को कैलकुलेट करके बताना है सर। ठीक, ध्यान से देखो। डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है सर? वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्ट तो ऐड कर नहीं पाएंगे। कैसे करेंगे? जो मैंने आपको 4 तरीके बताए हैं वेक्टर को एडिशन करने के, बिना फॉर्मूले के हम बता सकते हैं कि 90 पर है तो क्या, 60 डिग्री पर है तो क्या, 120 डिग्री पर है तो क्या रिजल्टेंट आएगा, 0 और 180 डिग्री पर है तो क्या रिजल्टेंट आएगा। ये मैंने सारी बातें बता रखी हैं। तो देखो, यहां ये -2 क्यू चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि एक माइनस क्यू और दूसरा भी माइनस क्यू। क्या मैं दो चार्जेस मान सकता हूं ऐसे? हाँ सर बिल्कुल मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस वाले माइनस क्यू और इस वाले प्लस क्यू की वजह से क्या ये एक डाइपोल बन गया? हाँ सर बन गया। क्या इस वाले माइनस क्यू की वजह से और सर इस वाले प्लस क्यू की वजह से ये क्या दूसरा डाइपोल बन गया? हाँ जी सर ये भी बन गया। तो दो डाइपोल हैं, तो दो ही क्या आएंगे सर? डाइपोल मोमेंट आएंगे। कहां से कहां? -q से +1। ये आपके पास में आया डाइपोल मोमेंट P1, है ना? इसकी डायरेक्शन किधर? -q से +q। ठीक। दूसरा, -q से +q, ये दूसरा डाइपोल मोमेंट आएगा। -q से +q, ये आपका दूसरा डाइपोल मोमेंट, ये मैंने कहा P2। ठीक। क्या ये लेंथ अगर L है तो ये भी कितनी L, ये भी कितनी L, और ये एंगल कितना बेटा? अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये आपके 60 डिग्री, 60 डिग्री के तीनों एंगल्स होंगे। ठीक। तो ये वाला जो डाइपोल मोमेंट होगा Q इंटू एल होगा, Q इंटू एल होगा, और ये कितना होगा? Q इंटू एल होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी? QL। इसकी वैल्यू कितनी? QL। अगर सेपरेशन L है तो 2L है तो Q इंटू 2L होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये दोनों डाइपोल मोमेंट आपके 60 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, भाई दोनों वेक्टर हैं, तो रिजल्टेंट हमें देखना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट आएगा आपका पी नेट, है ना? पी नेट बेटा कितना होगा? √3 टाइम्स 60 डिग्री पर कितना हो जाता है? √3 टाइम्स ऑफ
QL, √3 टाइम्स ऑफ QL। बढ़िया एकदम ठीक। सिमिलरली एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है -2Q, -2Q। तो फिर से वही बात, इसको -Q और -Q में ब्रेक कर लो। तो ये -Q और +Q एक डायपोल मोमेंट ये कंट्रीब्यूट करेगा और -Q और +Q ये दूसरा डायपोल मोमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो एक P1 कैलकुलेट करो जल्दी से सर, Q इंटू एल। ये P2 बोलो कितना सर, सेम Q इंटू एल। बस दोनों की डायरेक्शन किधर, एक की इधर है और दूसरे की इधर। कितने एंगल पर है ये, 90 डिग्री पर है सर। तो दो इक्वल वेक्टर Q इंटू एल और ये भी कितना QL, कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कितना होगा सर, P नेट होगा वो, तो कितना √2 टाइम्स ऑफ QL, √2 टाइम्स ऑफ QL। क्लियर एकदम, √2 टाइम्स ऑफ QL। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। सॉरी, तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ध्यान से देखो, अगर एक डाइपोल है ना, एक डाइपोल है मेरे पास में, तो इस चार्ज को दूसरे चार्ज से मिलाने वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं एक्सिस। और इस पूरे एक्सिस पर अगर हम कोई भी पॉइंट कंसिडर करें तो उस पॉइंट को बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है एक्सियल लाइन पर है। किस पर है सर, एक्सियल लाइन पर या एक्सियल पोजीशन पर। तो एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट हम ले लें अगर, तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव, ये डाइपोल हो गया। यहां से इसी एक्सियल लाइन की पैरेलल बिल्कुल ऐसे हम चले गए पॉइंट पी पर। तो इस पॉइंट पी पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें ड्यू टू द डाइपोल, तो ये अच्छी तरह से आपका डेरिवेशन की फॉर्म में आता है, ऑल्टरनेटली आता है कि कितना इसका डेरिवेशन कैसे आएगा, है ना, डेरिवेशन आता है 12th में। तो इस डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पर, डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पर मेरे को क्या फाइंड करना है, फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, ये यहां से यहां तक का जो सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस है बेटा कितना है, 2L सर। इसके बिल्कुल मीन पोजीशन से, है ना, मिड पॉइंट अगर हम लें तो मिड पॉइंट से, डाइपोल की मिड पॉइंट से ये पॉइंट R डिस्टेंस की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, R डिस्टेंस की दूरी पर। ठीक, तो सर अगर ये मैंने 12 लिया, तो सर मिड पॉइंट से यहां तक ये लेंथ कितनी सर, ये L, और ये कितनी हो गई सर, ये भी L हो गई। तो अगर मैं इस वाले चार्ज की बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक तो ये R डिस्टेंस है और ये हो गए आपके पास में L। तो ये डिस्टेंस कितनी बची, ये वाली जो डिस्टेंस बची ये बची आपके पास में सर R माइनस L। ये कितनी बच गई आपके पास में सर, R माइनस L बच गई। ये आ गई आपके पास में कितनी, R माइनस L। अच्छा, यहां तक तो R है और ये L है, तो यहां से लेकर यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस आई वो कितनी है आपके पास में, R प्लस L आई। बिल्कुल ठीक है सर, ये R प्लस L आ गई। इतनी कैलकुलेशन कर ली। अब देखो, यहां पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट पी पर बतानी है। तो इस पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपना प्रोड्यूस कर रहा होगा और नेगेटिव वाला चार्ज ऐसे प्रोड्यूस कर रहा होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव और टुवर्ड्स द नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक, तो इस पॉइंट पी पर पहले +Q की वजह से निकाल लो, है ना, इधर आएगा वो, और -Q की वजह से इधर जाएगा। लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी क्योंकि सेपरेशन ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ज्यादा वाली स्ट्रेंथ में से कम वाली स्ट्रेंथ को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो E ड्यू टू +Q कितना होगा, KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, माइनस इसकी वजह से बताओ KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है बेटा, R प्लस एल, इसका स्क्वायर कर दिया, है ना। K की कॉमन ले लीजिए, ये 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको, तो जैसे आप सोल्व करोगे तो 4RL ये कैंसिल आउट करेंगे सारा कुछ, ये आएगा 4RL ऊपर। अब इसको 4 को आप 2 इंटू 2 करके लिख दीजिए और Q इंटू 2L, Q इंटू, इसको 2 इंटू 2 करके लिखोगे तो 2 इंटू Q इंटू L, ये आपका P बन जाएगा। P मतलब डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका 2 kp R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर 2। अगर मैं बात करूं आपसे कि आइडियल डाइपोल की बात करें, है ना, फॉर आइडियल डाइपोल, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो लेंथ या सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस हैं बहुत कम है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें L स्क्वायर को क्या करते हैं हम, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो K 2 kp R अपॉन R स्क्वायर माइनस ये 0 रख दीजिए, तो R स्क्वायर का स्क्वायर R की पावर 4
एक आर से ये पावर कैंसिल आउट कर लो तो पावर 3 बचेगी, तो 2kp अपॉन आर क्यूब। ये आपको याद रख लेना है, इसको आपको लर्न कर लेना है। 2kp अपॉन आर क्यूब कहां पर? एक्सियल, एक्सियल पोजीशन पर या एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहती है कितनी रहेगी? 2kp अपॉन आर क्यूब। डायरेक्शन किधर? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, माइनस क्यू से किधर? प्लस क्यू की तरफ। एक बात और, इसमें नोट लिखिए जरा, अगर माइनस और प्लस चार्ज की वजह से हम डायपोल मोमेंट की बात करें तो डायपोल मोमेंट किधर रहेगा सर? इधर रहेगा। और कितना रहेगा? Q इंटू 12 रहेगा सर। कितना रहेगा सर? Q इंटू 12 रहेगा। ठीक, तो अगर आपके पास में P डायपोल मोमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर कितना आ रहा है सर? 2kp बाई आर क्यूब। किसकी वजह से? इस पॉइंट डायपोल मोमेंट P की वजह से। किधर? एक्सियल लाइन के एलोंग, है ना, एक्सियल लाइन के एलोंग। ये खास बात है, काम आएगी। एक्सियल लाइन पर कितना? 2kp अपॉन आर क्यूब along the direction of, along the direction of dipole moment। तो फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम आएगी। ये इंपॉर्टेंट है, अभी काम आएगा थोड़ी देर बाद, इसलिए मैंने इसको अलग से करा दिया। आगे चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन या इक्वेटोरियल लाइन। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है बोर्ड में। तो देखें, ये मैंने लिया एक डायपोल, है ना, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। ये कितनी दूरी पर है? 12 सेपरेशन पर मैंने इसको रखा, तो ये एल आ गया, ये भी एल। तो इसके सेंटर से, मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस ऊपर चलो। किस पर सर? इक्वेटोरियल पोजीशन पर, है ना, परपेंडिकुलर बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो यहां से आर डिस्टेंस हम ऊपर गए, इस पॉइंट पी पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है पॉइंट पी पर, ये बताना है सर, ये मेरे को बताना है, डेरिवेशन करना है इसका। ठीक, तो देखो ध्यान से, ये एल है, ये आर है, इसको मान लीजिए आप एंगल कितना बेटा? थीटा। ये 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ आ गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गई। ठीक, ये भी कितनी आ जाएगी? अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है सर, ये थीटा है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो इस पॉइंट पी पर अगर मैं 1 कूलम प्लस 1 कूलम चार्ज एज्यूम कर लूं तो ये इसको क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो मतलब इस पे अगर मैं फील्ड की डायरेक्शन आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर इस तरफ होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इसी तरफ हो। ठीक है, कितना होगा वो सर? इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना होगा? पॉजिटिव की वजह से भी और नेगेटिव की वजह से भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा। कितना? के क्यू बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो आप ये अंडर रूट आपका हट जाएगा, ये बचेगा वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये इधर, और यहाँ पर पॉजिटिव 1 है और ये पॉजिटिव, तो इससे डायरेक्शन आएगी इधर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया इधर और एक आया इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये इसके पैरेलल ये लाइन मैंने ड्रॉ करी। ठीक है, इसके पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ करी। तो अगर ये बेटा एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना? थीटा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। ठीक, ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वही करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, ये भी एंगल कितना? थीटा। तो ध्यान से देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट ई कोस थीटा, दोनों को मैं ई कंसीडर कर लेता हूं, पॉजिटिव की वजह से भी और नेगेटिव की वजह से भी, दोनों को ई मान लिया मैंने। और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा बेटा, ये आएगा सर ई साइन थीटा कंपोनेंट। सिमिलरली इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट ई कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट ई साइन थीटा। तो ध्यान से देखो, ई साइन थीटा से ई साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेंगे आपके पास में दो कंपोनेंट ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा। तो कितना आ गया आंसर आपके पास में? 2e कोस थीटा। और ई की वैल्यू कितनी है सर? ये रही। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा? 2e कोस थीटा। 2 इंटू ई की वैल्यू बोलो, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा की जो वैल्यू है बेटा, कोस थीटा की वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना सर? एल, अपॉन हाइपोटेनस कितना? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसकी पावर देखो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 यहाँ है और हाफ ये है, तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो पावर हो जाएगी 3/2। ये पावर हो गई इसकी 3/2। अब देखो,
Q इंटू 2 इंटू L, इसको मैं लिख सकता हूं P। तो K बचा, तो KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया। यहां तक आपको पूरा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया आपका। अब देखो, अगर हम आइडियल डायपोल की बात करें, आइडियल डायपोल में क्या होता है, एल इज नेग्लिजिबल। तो एल स्क्वायर तो बिल्कुल जीरो रख सकते हो आप, 100% जीरो रख सकते हो आप। तो यहाँ पर आप एल स्क्वायर को क्या रख दीजिए, जीरो। तो के पी अपॉन, इसको जीरो रखेंगे तो आर स्क्वायर की पावर कितनी है, 3/2 है। तो 2 से देखो 2 कैंसिल आउट होगा, तो नीचे आ जाएगा आपके पास में आर क्यूब। तो के पी अपॉन आर क्यूब। और साथ में डायरेक्शन की बात करते हैं आप। देखो डायरेक्शन किधर है बेटा, देखो अगर आपका डाइपोल मोमेंट इधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट इधर है, तो उसके जस्ट अपोजिट नेट फील्ड की डायरेक्शन आ रही है। नेट फील्ड जो है आपका किधर आ रहा है, ऑपोजिट टू दी डाइपोल मोमेंट, ऑपोजिट टू दी डाइपोल मोमेंट। तो अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूं, ये तो आप लेफ्ट लेफ्ट वर्ड लिख दो, या फिर वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहो आप, तो इधर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इधर वाली आप ले लीजिए नेगेटिव। तो माइनस केपी अपॉन आर क्यूब, माइनस केपी अपॉन आर क्यूब, ये आपके पास में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आइडियल डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट से ऑपोजिट, ठीक। और आइडियल डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन की बात करें तो अलोंग दी डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर ऑपोजिट टू दी डाइपोल मोमेंट, ठीक। ये दोनों बातें क्लियर हुई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर मेरे को ना तो एक्सियल पे फाइंड करना हो, ना ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे फाइंड करना हो, मैं किसी भी एंगल पर फाइंड करना चाहूं, किसी भी पॉइंट या किसी भी पोजीशन पे फाइंड करना चाहूं, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी डाइपोल, तो देखो उसके लिए देखिए, ध्यान से देखो एक चीज। मैंने एक बात बताई कि डाइपोल मोमेंट का यूज करते हुए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं। अगर डाइपोल मोमेंट P है बेटा, डाइपोल मोमेंट आपका P है, तो एक्सियल पोजीशन पर कितना सर, 2kp अपॉन आर क्यूब अलोंग दी डाइपोल मोमेंट, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, 2kp अपॉन आर क्यूब अलोंग दी डाइपोल मोमेंट। इक्वेटोरियल पोजीशन पर सर केपी अपॉन आर क्यूब, किधर, ऑपोजिट टू दी डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इधर और आपका फील्ड किधर, इधर ऑपोजिट साइड में। ये दोनों बातें क्लियर हैं, 2kp अपॉन आर क्यूब और kp अपॉन आर क्यूब, ठीक, एलोंग और ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया। तो अब देखो, वैसे तो इसका डेरिवेशन 1.5 से 2 पेज का है, किसी भी बुक में आप देखोगे बहुत लेंथी डेरिवेशन हो जाता है। मैं इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक के जरिए आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो ये मेरे पास में एक डाइपोल है, ये 2L आपकी लेंथ है पूरी बिटवीन द चार्जेस। तो L यहां तक हो गया और ये L यहां तक हो गया। यहां से R डिस्टेंस दूरी पर कोई पॉइंट मैंने लिया, है ना, कोई पॉइंट मैंने लिया, ठीक। कितने एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए, सही है, थीटा एंगल बनाते हुए ये पॉइंट मैंने लिया। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो सर ये तो काफी टिपिकल हो जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इस फील्ड को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं और भी ज्यादा कंफ्यूजन। तो देखो इसका सबसे आसान मेथड क्या होगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो नेगेटिव से पॉजिटिव ये क्या आएगा आपके पास में, डाइपोल मोमेंट आएगा, ठीक है सर, ठीक। डाइपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मैंने दोनों केसेस में सिखा दिया, ठीक है। अब देखो कहां पर सिखाया, लेकिन एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पर। बात समझ में आ रही है नहीं, उससे मैं देखो कितनी आसान तरीके से कर दूंगा आप। देखो ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आई मेरे पास में P, ये एंगल कितना है बेटा, थीटा। तो इस डाइपोल मोमेंट का थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट सर P cos थीटा, और थीटा से दूसरे वाला कंपोनेंट कितना होगा सर, ये P sin थीटा होगा। बिल्कुल सही है। मैंने क्या किया, इस डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट रिजोल्व कर लिए। एक तो थीटा की तरफ, यानी कि जिधर ये पॉइंट P है उस तरफ अगर मैंने देखा तो P का cos थीटा कंपोनेंट आया, और सर इधर इधर बोले तो P का sin थीटा कंपोनेंट आएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो P cos थीटा है, क्या इस P cos थीटा के लिए ये पॉइंट P एक्सियल लाइन पर आ रहा है,
हाँ सर बिल्कुल। और सर इस पी साइन थीटा डाइपोल मोमेंट के लिए क्या ये क्या ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल, ये तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया, बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत? यानी कि अब मैंने क्या किया, इस चीज के पी साइन थीटा और पी कोस थीटा दो कंपोनेंट रिजोल्व कर लिए, किसके? डाइपोल मोमेंट के। अब बहुत आसान हो गया कि मैंने क्या कर दिया, रिजोल्विंग डाइपोल मोमेंट पी अलोंग द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, कर दिया मैंने रिजोल्व, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। अब देखो, अब पी कोस थीटा के लिए ये जो पॉइंट पी है एक्सियल पोजीशन पर है, और पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। देखो ये पी साइन थीटा और ये पॉइंट पी ऐसे किस पर आ गया, ये इक्वेटोरियल पर, और पी कोस थीटा के लिए एक्सियल पोजीशन पर है। ठीक, तो एक्सियल पोजीशन की वजह से किसके लिए, पी कोस थीटा के लिए, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख सकता हूं कितना, 2kp अपॉन आर क्यूब। तो 2kp अपॉन आर क्यूब, और p कितना है बेटा, इधर है पी कोस थीटा, तो मैंने रख दिया पी कोस थीटा। ठीक, बढ़िया एकदम। अब पी साइन थीटा के लिए, पी साइन थीटा के लिए, पी साइन थीटा के लिए ये पॉइंट है इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है केपी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, लेकिन पी कितना है, अब पी साइन थीटा है, तो के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ये आ गया आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो मतलब अभी क्या हुआ, मेरे सामने मेरे पास दो चीजें आ गई कि सर इस पॉइंट पी पर एक तो इधर आया क्या, ई ड्यू टू दी एक्सियल। ठीक है सर, दूसरा, अब ये डाइपोल मोमेंट आपका पी साइन थीटा है, पी साइन थीटा से किधर जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आएगा आपका ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल। तो इन दोनों वेक्टर्स का देखो ये बराबर तो है नहीं, एक 2kp कोस थीटा है, एक kp साइन थीटा है अपॉन आर क्यूब, तो दोनों बराबर तो है नहीं, बराबर होते तो बिल्कुल बीच में जाता आपका नेट फील्ड, लेकिन अभी पता नहीं किधर जाएगा, तो ई नेट आएगा, लेकिन दोनों के लगभग इधर बीच में कहीं ना कहीं ई नेट। वो ई नेट होगा कितना, अगर दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर 90 डिग्री पर है ना, ये होंगे तो 100% 90 पर, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट ऐसे जाएगा तो ये 90 डिग्री आएगी वैल्यू। ठीक है ना, तो 90 डिग्री पर है अगर दोनों, तो 90 डिग्री पर दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा ई नेट, वो कितना आता है, अंडर द रूट ई एक्सियल का स्क्वायर बेटा, और प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, इंटू टू इक्वेटोरियल टू एक्सियल इंटू कोस 90, कोस 90 वाली टर्म जीरो कर देगी सारे को, तो सिर्फ ये बचेगा, सिर्फ ये बचेगा आपके पास में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया ये आपके पास में एक्सियल का स्क्वायर और प्लस इक्वेटोरियल का स्क्वायर, इन वैल्यूज को आप रख सकते हो। 2kp कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का आर क्यूब का होल स्क्वायर, और प्लस इसका भी होल स्क्वायर कर दिया, केपी अपॉन आर क्यूब आपका कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, इधर से साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और 2 का स्क्वायर कितना बेटा 4, और इंटू ये बचेगा आपके पास में केपी अपॉन आर क्यूब तो बाहर चला गया, कोस स्क्वायर थीटा बचा। इस कोस स्क्वायर थीटा को एक कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में ब्रेक कर लो, है ना, चार को एक और तीन लिख दो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया 1, और ये जो 3 कोस स्क्वायर थीटा ये रहा, तो नेट आपका जो फील्ड आया पॉइंट पी पर केपी अपॉन आर क्यूब अंडर द रूट 1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा। लेट अस चेक इट आउट, लेट अस चेक इट आउट। तो अगर मैं थीटा को कितना कर दूं बेटा 0, तो कौन कौन सी पोजीशन आ जाएगी, एक्सियल पोजीशन आ जाएगी। अगर मैं थीटा को देखो, ये ऐसे था थीटा, इस पॉइंट पी को मैं थीटा को कम करते 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 इधर ले आऊं तो एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा, तो थीटा 0 करते ही कितना आंसर आ जाएगा आपके पास में, देखो जरा, तो ई एक्सियल आ जाना चाहिए बेटा, कितना आएगा, थीटा 0 पुट करो तो केपी अपॉन आर क्यूब तो है ही, इंटू अंडर द रूट 1 + 3 इंटू कोस थीटा की जगह 0 पुट कर दो, तो कोस 0 कितना होता है 1, बेटा कितना होता है कोस 0 1, तो 3 + 1 4, 4 का रूट 2, तो ये आंसर आ गया आपके पास में 2kp अपॉन आर क्यूब। सर बिल्कुल करेक्ट है, एक्सियल के लिए इतना ही था। अब मैं बात करूं अगर कि इस पॉइंट को आप ऐसे करते 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 यहां पर ले आए, पॉइंट पी को थीटा बढ़ाते बढ़ाते 90 कर दिया, और 90 पर ये आ गया आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो ई इक्वेटोरियल पर कितना होगा, तो थीटा को मैं अगर 90 पुट कर दूं
तो इक्वेटोरियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाना चाहिए। यस सर, आएगा बिल्कुल। तो चेक कर लेते हैं। तो Kp अपॉन आर क्यूब तो है बाहर, अंडर द रूट 1+3 इंटू कोस स्क्वायर बेटा 90, और कोस 90 की वैल्यू हो जाती है कितनी, 0। तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो बचा कितना आपके पास में, Kp अपॉन आर क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ 1+0। ठीक है, तो ई इक्वेटोरियल पोजिशन पर आ गया Kp अपॉन आर क्यूब। क्या यही होता है? यस सर, बिल्कुल यही होता है, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है, तो किसी भी पोजीशन पर हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू दी डाइपोल। ठीक, ये लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत डिटेल में कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा, है ना। बच्चों को कंफ्यूजन इतनी ज्यादा रहती है इसमें, तो वो सारे कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएंगे आपके। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं किसी पार्टिकल पर एफ फोर्स लगाकर इस ब्लॉक को यहां से यहां प्लेस करता हूं, है ना, इस ब्लॉक को मैं यहां से यहां प्लेस कर देता हूं, इस ब्लॉक को मैंने उठाकर यहां रख दिया, एक्स डिस्टेंस मैंने कवर किया। तो यहां पर मैंने किया ट्रांसलेशनल वर्क। कैसा वर्क किया? ट्रांसलेशनल वर्क किया। तो वो आता है आपका एफ डॉट एक्स, या एफ एक्स कोस थीटा। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी रोड को यहां पर मैंने फिक्स कर दिया और इस रोड पर फोर्स ऐसे अप्लाई कर देता हूं, तो ये कहीं जाएगी नहीं, लेकिन रोटेट जरूर होगी। तो रोटेट होने के बाद में ये जो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, तो आप बोलोगे सर वो तो थीटा कवर किया इसने। ठीक है, तो थीटा कवर करने में कितना वर्क आएगा? तो सर ऐसे केस में आपको जरूरत पड़ती है टॉर्क की। किसकी जरूरत पड़ती है सर? टॉर्क की। टॉर्क क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो टॉर्क निकालते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तो रही बात टॉर्क की। तो वर्क डन कितना हो जाता है? रोटेशनल वर्क आपका आएगा, फर्स्ट रोटेशनल वर्क आपका आता है टाउ इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन। रोटेशनल वर्क ये कैसा है? ट्रांसलेशनल वर्क। दो तरीके के वर्क होते हैं, इक्विलिब्रियम भी दो तरीके की होती है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। अब देखो, वर्क निकाल लिया। अब देखो, अगर मैं किसी रोड पर बेटा एफ फोर्स इधर अप्लाई करूं और एफ फोर्स इधर अप्लाई करूं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर देते हैं फोर्स, तो इस तरह जो टॉर्क डेवलप होगा उसको हम नया नाम देते हैं क्या? कपल। उसको बोलते हैं कपल ऑफ टॉर्क। तो ये डिस्टेंस है डी। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो यहां पर जो टॉर्क या कपल आएगा वो आएगा बेटा आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस इनटू जो एक फोर्स है, जो बराबर फोर्सेस हैं उनमें से कोई सी एक का भी मैग्नीट्यूड। तो आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो यहां पर भी टॉर्क या कपल ऑफ टॉर्क हमारा आ जाता है। क्लियर एकदम? बहुत बढ़िया, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाइए यहां पर। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। इस पर अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर क्या कर दूं, छोड़ दूं, तो इस पर कितनी फोर्स लगेगी? सर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेसिकली पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ चलता है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव क्या कर रहा होगा? रिपेल। तो अल्टीमेटली इस पर एक फोर्स आएगी, दैट इज क्यू इंटू ई इधर। और नेगेटिव चार्ज पर किधर फोर्स आएगी? वापस, वो उसको अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव इसको रिपेल करेगा। तो इधर ये भी फोर्स कितनी आएगी? चार्ज इंटू ई। ठीक, तो अब हमने क्या किया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डायपोल को प्लेस कर दिया। चार्ज कितना? माइनस क्यू प्लस क्यू, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 2l। कितने एंगल पर रख दिया हमने? थीटा एंगल पर। ठीक है, तो इस वाले चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी? सर ये तो क्यू ही लगेगी। ये आ गई आपके पास में क्यू ही। किधर? सर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस वाले चार्ज पर बेटा सर क्यू ही लगेगी। किधर सर? ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इधर देखो ध्यान से, ये रोड की तरह अगर आप इसको आपको एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए, तो इस पर ऐसे फोर्स लग रही है और इस पर ऐसे। तो क्या यहाँ पर कपल लगा मानोगे या नहीं? कपल लगा हुआ मानोगे कि नहीं? यस सर, बिल्कुल कपल लग रहा है। तो कपल या टॉर्क ऑफ द कपल या कपल ऑफ टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं? आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है 2l, ये सर परपेंडिकुलर नहीं है,
ये डिस्टेंस कैसा है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो हमने कहा ये थीटा है, तो सर 12 का ये वाला कंपोनेंट आ गया, 12 का कोस थीटा कंपोनेंट, बिल्कुल सही सर। और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये आपका 12 का साइन थीटा कंपोनेंट आ जाएगा, 12 साइन थीटा कंपोनेंट। क्लियर? तो इस फोर्स में और इस फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना सर, 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा। तो टॉर्क अगर मैं फाइंड करने की बात करूं, तो आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, है ना। तो फोर्स कितनी बेटा सर, क्यूई। तो प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू 12 साइन थीटा यहां पर मैंने पुट कर दी। तो Q इंटू 12, Q इंटू 12, ये Q ये वाला और ये 12, Q इंटू 2 L मिल करके आपका बन गया P, डायपोल मोमेंट, इंटू E इंटू ये साइन थीटा। अब देखो, A डॉट P होता है बेटा ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट, और A क्रॉस भी होता है आपका ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए बी साइन थीटा। तो देखो क्या लिखा है, पीई साइन थीटा। तो मतलब ये क्या चीज है, पी क्रॉस ई है, पी और ई का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आता है आपके पास में बेटा टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल इन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है। नेट फोर्स अगर कोई पूछे, एफ नेट, तो सर ध्यान से देखो, जितनी इस तरफ फोर्स उतनी ही ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। तो नेट फोर्स कितनी होगी सर, जीरो होगी। नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो। लेकिन नेट टॉर्क आपका कितना आएगा, पी क्रॉस ई या फिर पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। क्लियर एकदम, बहुत अच्छे से क्लियर हुई ये बातें। अच्छा, आगे चलते हैं। वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल। अब डायपोल आपका देखो चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाऊं, समझ रहे हैं। क्योंकि आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस तरफ आपकी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और नेगेटिव चार्ज किधर, इस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो डायपोल चाहेगा कि मैं बिल्कुल पैरेलल टू द फील्ड अलाइन हो जाऊं। लेकिन आप इसको फोर्सफुली अगर ऐसे करना चाहते हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप इसको वापस ऐसे लाना चाहते हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा। और दैट अमाउंट ऑफ वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि एनर्जी और वर्क तो क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डायपोल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी इसकी भी बात बाद में करेंगे, पहले वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा कि ये आपके पास में एक डायपोल है, इस पर फोर्स कितनी सर, क्यूई, इस पर फोर्स कितनी सर, क्यूई, इस तरफ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वंस अगेन ये 12 कोस थीटा, और ये वाली जो लेंथ आएगी 12 साइन थीटा आ जाएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको थीटा एंगल से थोड़ा सा, थीटा एंगल से थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं डी थीटा, थीटा एंगल से थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, कितना बेटा, डी थीटा डिस्प्लेस करूं, रोटेट करूं, तो उसको रोटेट करने में मेरे को वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पर फोर्स लग तो रही है इधर फील्ड की वजह से, आपको वापस ले जाना है, तो यू हैव टू डू वर्क इन रोटेटिंग दी डायपोल। ठीक है। अच्छा, तो आपको वर्क करना पड़ेगा सर, कितना, तो सर रोटेशनल वर्क आपको करना पड़ेगा, है ना। कैसा वर्क करना पड़ेगा, रोटेशनल वर्क करना पड़ेगा, मैंने पढ़ाया था अभी। तो रोटेशनल वर्क कितना सर, टॉर्क इंटू डी थीटा। तो कहां से कहां, थीटा वन से थीटा टू तक रोटेट करना है, तो कितना, थीटा वन से थीटा टू, टॉर्क इंटू डी थीटा, ये आपको अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। टॉर्क की वैल्यू बोल बेटा, तो प्यारे बच्चों टॉर्क की वैल्यू है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखो पी की वैल्यू कितनी है सर, क्यू इंटू 12, पी की वैल्यू कितनी, क्यू इंटू 12, क्यू भी फिक्स्ड है, एल भी फिक्स्ड है, तो कांस्टेंट बाहर ले आओ। ई क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट है, बाहर लिखो। तो पी और ई तो आ गए आपके बाहर। इंटीग्रेशन बचा किसका बेटा, साइन थीटा का, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। कहां से कहां करना है, थीटा वन से थीटा। तो पहले आप माइनस को चाहो तो बाहर लिख लो, और कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन, माइनस को अंदर ले जाओ, तो कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू आप इसको लिख सकते हैं। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क आपको करके देना पड़ेगा, अगर आपको रोटेट करना है किसको, डायपोल को। बहुत अच्छे से, बहुत आसान लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं। तो पी कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया। अब अगर हम आपसे बोलें कि थीटा इज इक्वल टू 90 से किसी दूसरे एंगल थीटा पर मेरे को रोटेट करना है, तो अगर मैं थीटा वन की जगह 90 पुट कर दूं,
थीटा वन की जगह कितना 90 पुट कर दूं और थीटा टू की जगह कितना पुट कर दूं बेटा, मैं पुट कर दूं कितना, थीटा टू की जगह थीटा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस पीई। देखो माइनस क्यों, देखो ये तो थीटा वन हो गया 90, तो कोस 90 हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा आपका माइनस कोस थीटा। तो माइनस पीई कोस थीटा, माइनस पीई कोस थीटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप 90 डिग्री से किसी दूसरे एंगल पर रोटेट करना चाहते हैं। ठीक, अच्छा। अब देखो, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप अल्टीमेटली कह सकते हो कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, या एनर्जी और वर्क डन क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड अगर आपसे कोई पूछे, तो यही अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड आपको ऑब्टेन हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। जो भी आप करोगे इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। कितना बेटा, सेम, बिल्कुल माइनस पीई कोस थीटा, माइनस पीई कोस थीटा। इससे सिंपल ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ में मैंने कोशिश करी आप लोगों को बताने की। तो इस लेक्चर को लेंथी ज़्यादा हो जाएगा अदरवाइज, अगर मैं फील्ड लाइंस को इसमें इंक्लूड करूँ तो कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट टाइम में फील्ड लाइंस और फ्लक्स और साथ में आपका एक और टॉपिक उसमें इंक्लूड करके आपको दूँ। ठीक है, तो इसमें आपको जो है न्यूमेरिकल्स जो भी फोर्स में मैंने कराए थे वो सारे रिपीट करने हैं, सारे पीवाईक्यूज करने हैं।